Good afternoon, students. This is my second video. So, as we have discussed about French Revolution yesterday, I'll tell you a few things about French Revolution. But before that, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा. जैसे कि हमने कल causes of French Revolution डिस्कस किया था, तो हमने 5 causes देखे थे: इकोनॉमिक causes, political causes, social causes, intellectual causes and immediate causes. Immediate causes मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, उसको एंड कर दिया था. बट ये कॉजेज सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ये सारे कॉजेज बाकी रेवोल्यूशंस में भी सेम रहते हैं. तो जैसे कि हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था कि इमीडिएट कॉजेज क्या थे. इमीडिएट कॉजेज में एक लास्ट कॉज था, दैट वाज फॉल ऑफ बास्टील. फॉल ऑफ बास्टील. ये फॉल ऑफ बास्टील क्या है? बास्टील, इट वॉज फोर्ट्रेस प्रिजन. इट वॉज फोर्ट्रेस प्रिजन. मीन्स ये एक जेल भी थी और ये किला भी था, यानी कि किले नुमा जेल. एक्चुअली लोगों में एक रूमर स्प्रेड हो गया था ड्यू टू पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल टर्मोइल. लुइस 16 ने आर्मी पेरिस में बुलानी स्टार्ट कर दी. सो लोगों को यह लगा कि लुइस 16 ने ऑर्डर दिया है आर्मी को कि आर्मी एट द सेंटर ऑफ द सिटी पहुंचे. एंड लोगों में यह रूमर स्प्रेड हुआ कि आर्मी को उसने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए हैं अगेंस्ट द पीपल. तो लोगों ने यहां पे पीपल्स मिलिशिया, यू कैन से a group of people, there were 7,000 men and women gathered against this army of Louis 16. So इनमें से कुछ 300 men and women gather हुए and they moved towards the fortress prison of Bastille. They reached Bastille and they killed the guards as well as the guard commander, and they released all the prisoners, those who were kept over there. There were only 7 prisoners, सिर्फ 7 ही prisoners थे जिनको इन्होंने वहां से रिलीज करवाया. एंड एक अमेजिंग फैक्ट है इसके बारे में, इन्होंने इस फोर्ट्रेस प्रिजन को टोटली डिसमेंटल कर दिया. डिसमेंटल करने के बाद उसके जो पीसेस थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बिल्डिंग के पीसेस, इन्होंने उस बिल्डिंग के पीसेस को मार्केट में सोल्ड आउट किया. इन्होंने दे केप्ट these pieces of building as the souvenir, as the memento. इन्होंने एक यादगार रखा क्योंकि Bastille Fortress Prison ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एक सिंबल था. ये एक प्रतीक था उस टाइम पे ऑटोक्रेटिक मोनार्की का. ऑटोक्रेटिक क्या होता है? निरंकुश कहते हैं. जैसे कि निरंकुश, यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ इट. निरंकुश देखिए हिंदी शब्द है तो आपको इजीली समझ में आता है निरंकुश क्या होता है. कि अगर आप अपनी पावर की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस पर किसी भी तरह का कांस्टेंट यानी कि कंट्रोल ना हो. तो उस टाइम पे जो रूलर्स हुआ करते थे वो कुछ इस टाइप से पावर की एक्सरसाइज करते थे कि कोई उनको कंट्रोल ना कर सके. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स अगेन व्हेन वी विल रिवाइज दीज टॉपिक्स. चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर few things about, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, होल्ड ऑन, इसको रब कर दे तो ये ज्यादा बेटर लगेगा. नाउ सो फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी जो फेजेस हैं अब हम देखेंगे. देयर आर 5 फेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एक लंबा इवेंट था. इस इवेंट में कई फेजेस थे, जैसे कि 5 फेजेस मैंने दिखाए. तो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी. फाइनेंशियल बैंक्रप्सी क्या है? बैंक्रप्ट हो जाना मींस दिवालिया हो जाना. अब फाइनेंशियल बैंक्रप्सी किसके साथ थी? फ्रांस के गवर्नमेंट के साथ. फ्रांस की गवर्नमेंट मींस मोनार्की के साथ.
मोनार्की वॉज टोटली बैंकरप्टेड, ट्रेजरी वॉज अ टोटली एम्प्टी। क्यों? ईयर्स ऑफ वॉर फ्रांस ने लड़े थे। यूरोप में अपनी सुप्रीमेसी एज ए कॉलोनियल पावर, ये अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहते थे और इनके आर्क राइवल ब्रिटेन के साथ कंसिस्टेंटली इन्होंने फाइट्स की। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनकी ट्रेजरी टोटली एम्प्टी हो गई। एंड उसमें अपने आपने कल मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ कि इसमें इन्होंने आर्मी भेजी थी कहां? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका आर्मी इन्होंने क्यों भेजी थी? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में असिस्ट करने के लिए। एक बार और जस्ट मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों को कितना याद है, जस्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब से कब तक थी? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक पार्ट है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? अमेरिकन रेवोल्यूशन 1765 में स्टार्ट हुआ एंड 1783 में एंड हुआ, जबकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 में स्टार्ट होकर 1783 में एंड हुआ। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखते आगे देखते। आपको बार बार चीजों को रिमाइंड कर रहा होगा, तभी आप लोगों के लिए एग्जाम्स को क्रैक करना, अच्छे मार्क्स अटेन करना, यू आर एबल टू डू दैट। चलिए आगे देखते हैं। तो फाइनेंशियल बैंकरप्सी मींस टोटली फ्रांस की जो इकोनॉमी थी, जो गवर्नमेंट थी, वो कोलैप्स हो चुकी थी। अब फाइनेंशियल बैंकरप्सी लेड टू पॉलिटिकल डेडलॉक। पॉलिटिकल डेडलॉक हुआ कैसे? देखिए, जब आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, तो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे आए थे, पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे। जैसे ही फ्रांस की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, वैसे पॉलिटिकल डेडलॉक भी क्रिएट हुआ। फ्रांस की गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, लॉ मेकर्स, या यू कैन से जो जनरल असेंबली के मेंबर्स है, जनरल असेंबली ये आप बुक में नहीं पढ़ेंगे, जनरल असेंबली बुक में गिवन नहीं है, बट आई टेल यू व्हाट इज जनरल असेंबली। मैं आपको बताऊंगा क्या है जनरल असेंबली। तो पॉलिटिकल डेडलॉक कैसे क्रिएट हुआ? जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल्स थे, जो कोर्टियर्स थे, जो लॉ मेकर्स थे, या जो भी ऑफिसर्स थे, दे वर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनको फ्रेंच गवर्नमेंट पे नहीं कर रही थी। सी, दिस वाज द फर्स्ट फेज। इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन। सेकेंड वन, पॉलिटिकल डेडलॉक लेड टू द मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल्स। जब एडमिनिस्ट्रेशन भी, इकोनॉमी कोलैप्स हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुआ, तो ये एक सीरियस क्राइसिस वाली सिचुएशन है, जिसमें एस्टेट जनरल्स, एज आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, कि फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। तो उन एस्टेट्स में कुछ एस्टेट जनरल्स भी अपॉइंट किए गए थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन एस्टेट्स के। तो इन एस्टेट जनरल्स की मीटिंग कॉल की गई। दिस वाज द सेकेंड फेज। सो दिस सेकेंड फेज लेड टू द थर्ड फेज, मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल्स। अब एस्टेट जनरल्स की जो मीटिंग हुई, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग हुई, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग से नेशनल असेंबली क्रिएट हुई। कैसे? शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। एस्टेट जनरल्स की जो मीटिंग हो रही थी, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग जहां पे कॉल की गई थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि एस्टेट जनरल की मीटिंग किसने कॉल की थी? लुइस 16 ने। क्यों कॉल की थी? क्योंकि लुइस 16 और यू कैन से मोनार्की ऑफ फ्रांस अपने आप रेवेन्यू इंक्रीज, टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकते थे। इनको एस्टेट जनरल्स को कॉल करना पड़ता, उनकी वोटिंग होती, वोटिंग में अगर वो इस चीज से एग्री होते तो टैक्सेस इंक्रीज हो जाते, और एग्री नहीं होते तो टैक्सेस इंक्रीज नहीं होते। तो एस्टेट जनरल्स की जो मीटिंग कॉल की गई, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग कॉल करने के बाद यहां पे जो ओल्ड रेजाइन था, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, कि जो ओल्ड रेजाइन था, ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एस्टेट के पास एक वोट था। तो फर्स्ट 2 एस्टेट जो थे वो वोट किसके फेवर में देते? मोनार्की, क्योंकि वो नॉन टैक्स पेयर थे। अब जो नॉन टैक्स पेयर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि टैक्स बढ़े या ना बढ़े। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट मोनार्की को सपोर्ट करते कि टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट इनको भी होता है। टाइथ एंड टेल, यस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज टू। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा, मोनार्की ने, लुइस 16 ने ये सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो, कोई बात नहीं, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग होगी, वहां पे टैक्सेस इजीली इंक्रीज कर दिए जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। जब रिप्रेजेंटेटिव्स आए,
फर्स्ट एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सेकंड एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बट थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और इन रिप्रेजेंटेटिव्स में जो मेन थे इब्सेस एंड मिराबू, जिन्होंने लेटर ऑन नेशनल असेंबली फॉर्म की थी, इनकी लीडरशिप में ही नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी। तो इन्होंने कहा नहीं, ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं होगी, अब वोटिंग जो होगी वो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी कि पूरी असेंबली वोट करेगी। देयर वर 1200 मेंबर्स इन द होल असेंबली एंड वो वोट करेंगे, उसका जो रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि टैक्सेस इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। बट इस चीज को डिनाई कर दिया स्ट्रेट अवे, सिरे से खारिज कर दिया। किसने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया? लुइस 16 ने, क्योंकि लुइस 16 इस बात को जानता था कि नेशनल असेंबली जो ये एस्टेट जनरल्स जो हैं, जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, ये सभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड ऐसा पॉसिबल है कि ये डिसीजन थर्ड एस्टेट के फेवर में चले जाए। तो उसने पैलेस ऑफ वर्साइल्स, उसमें एक रेस्प्लेंडेंट, एक भव्य हॉल प्रिपेयर किया गया था इस मीटिंग के लिए। तो उसने उस जो हॉल था उसके गेट को इसने लॉक कर दिया था। ये बुक में कहीं मेंशन नहीं है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। आई विल टेल यू सम डीप थिंग्स व्हिच आर नॉट गिवन इन योर बुक, नॉट इवन इन एनसीईआरटी। आपको थोड़ा सा इसके लिए डीप स्टडी करनी पड़ेगी। इसने इस हॉल को लॉक कर दिया। तो ये जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, देखिए यहां पे आपने बुक में पढ़ा होगा कि थर्ड एस्टेट के मेंबर्स इंडोर टेनिस कोर्ट में गैदर हुए थे इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि जो रेस्प्लेंडेंट हॉल, जो भव्य हॉल प्रिपेयर किया गया था, उसके गेट को लॉक कर दिया था। किसने? लुइस 16 ने लॉक करवा दिया था कि वहां पे मीटिंग नहीं होगी। तो इसीलिए ये लोग कहां गैदर हुए? इंडोर टेनिस कोर्ट में। सो यहां पे क्रिएशन हुआ नेशनल असेंबली का। थर्ड फेज यहां क्लियर होता है। नेशनल असेंबली लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल कन्वेंशन, दैट वाज द थर्ड फेज। ये तीसरा फेज था। अब ये नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन साउंड्स सिमिलर टू ईच अदर, बट नहीं, ऐसा नहीं है। नेशनल असेंबली 1789 में क्रिएट हुई थी ऑन 20th जून। ऑन 20th जून आपकी बुक में 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक में ये डेट मेंशन्ड है, ऑन 20th जून 1789। बट जो नेशनल कन्वेंशन था, दैट वाज द रीनेमिंग, आई वुड से दैट वाज द रीनेमिंग ऑफ नेशनल असेंबली एंड व्हिच टुक प्लेस इन द ईयर 1791. So that's why this is the difference between the National Assembly and the National Convention. So next and the final phase of the French Revolution, National Convention. National Convention's creation led to the rise of Napoleon Bonaparte. देखिए, it is about the knowledge. यहां पे सिर्फ आपको मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल इन चीजों को पढ़ाऊं तो शायद ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी एंड आपके पास भी नॉलेज, मतलब इतनी ज्यादा डीप नॉलेज नहीं आएगी। आपने एक एस्ट्रोलॉजर का नाम सुना है, मिशेल दी नेस्ट्रेडम, नास्ट्रेडमस हिंदी में हम कहते हैं इनको, मिशेल दी नेस्ट्रेडम। इन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की थी। इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि 3 ईसाई ऐसे होंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज कर देंगे, जिनमें से एक हिटलर था, एक थे नेपोलियन बोनापार्ट। सी हिज ग्रेटनेस, ये कितने ग्रेट थे। इनके बारे में जब हम इन फर्दर वीडियोस आई टेल यू अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट, कैसे नेपोलियन ने चेंज किया, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट गिवन इन योर बुक। हाँ, आपकी बुक में जो कुछ भी गिवन है, एनसीईआरटी में जो भी डेटा गिवन है, दैट इज कंप्रेस्ड डेटा। दीज थिंग्स, दिस डेटा मस्ट बी डिकोडेड, एनक्रिप्टेड। इसका एनक्रिप्शन होना चाहिए। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वो इसको एक्सप्लेन करके बताए। 10th की बुक में भी एक टॉपिक है। 9th स्टैंडर्ड में जहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड होता है, 10th स्टैंडर्ड का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री वहां से स्टार्ट होता है। उसमें एक टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो उसमें जो पहला सेंटेंस है, उसमें एक पहला सेंटेंस, आप पहला सेंटेंस देखिएगा उसमें बुक में,
उसमें ये गिवन है कि जो यूनिफिकेशन थी ब्रिटेन की यूनिफिकेशन कोई सडन प्रोसेस या किसी रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था. इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. क्यों कहा गया ग्रेजुअल प्रोसेस? ऐसा कहीं गिवन नहीं है. बट हाँ, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे एंड वहां पे जब आपको अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे, देन दे विल टेल यू अबाउट दिस. ये ग्रेजुअल क्यों था? 1215 से लेके 1688 तक का प्रोसेस था ये. दैट्स व्हाई इट वाज ग्रेजुअल प्रोसेस. 1215 मैग्ना कार्टा. आज जो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखते हैं वो यहां से स्टार्ट हुआ है 1215 से. एंड 1688 में पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन ने मोनार्की से पावर सीज कर ली थी 101 इयर्स बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो सोचिए कि हिस्ट्री कहां ले जाती है. क्या हर एक लाइन की जो मीनिंग है वो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो प्रॉपर उसकी डीप मीनिंग हमें पता होनी चाहिए. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा दूं, जिससे कि आपको फर्दर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए. 9th स्टैंडर्ड में आपकी हिस्ट्री के प्रति अप्रोच ही अलग हो जाए, इकोनॉमिक्स के प्रति, जियोग्राफी के प्रति. मतलब दीज आर नॉट जस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स. बेसिकली स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्लीप इन क्लास, बट ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कभी नींद आ ही नहीं सकती. हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं. आज जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है ये जिस शेप में है, इस शेप में कैसे कास्ट किया गया. आज जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है ये आज है क्यों ऐसा, ये हमें हिस्ट्री बताती. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री. चलिए लिव इट, आगे चलते हैं. सो इन सारे फेजेस को हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. वैसे एक अमेजिंग फैक्ट और आपके साथ डिस्कस करूं, छोटी सी एक लाइन, एक विद इन अ सिंगल सेंटेंस आई टेल यू. नेपोलियन, according to your book, Napoleon ascended on the throne of France in 1804. On the throne of France in 1804. But he became the president of France in 1799, which is not given in your book. He became the president of France in 1799. By whom? By the कन्वेंशन. नेशनल कन्वेंशन ने ही नेपोलियन को फ्रांस का प्रेसिडेंट बना दिया. मींस अब फ्रांस के जितने भी डिसीजन थे वो कौन लेता? नेपोलियन बोनापार्ट. एंड ये इसने कब से करना स्टार्ट कर दिया था? 1799. नेपोलियनिक सिविल कोड. In 10th standard you are going to study about Napoleonic Civil Code, but Napoleonic Civil Code की डेट बुक में क्या गिवन है? 1804. बट एक्चुअल में नेपोलियन ने ये सिविल कोड, जो सिविल कोड मींस लॉ होता है. सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड कोड मींस लॉ. तो नेपोलियन ने ये कोड 1802 में ही प्रिपेयर कर लिया था, बट वो कहते हैं इसका एनैक्टमेंट या ये इसको पब्लिश करना ये 1804 में होता. चलिए वी विल सी, देखते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट फेज को ही डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली फर्स्ट फेज. सो फर्स्ट फेज क्या था हमारा? फाइनेंशियल बैंक्रप्सी लेड टू पॉलिटिकल डेडलॉक. तो ये फाइनेंशियल बैंक्रप्सी कैसे आई? फाइनेंशियल बैंक्रप्सी आई थी सीरीज ऑफ वॉर्स जो कि फ्रांस ने किए थे. देखिए, फ्रांस डिफरेंट कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहा था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इन यूरोप. तो इसके कंटिन्यूअस बैटल्स हुए
विद ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन पावर्स जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनकी ट्रेजरी टोटली एम्प्टी हो चुकी थी. एज वेल एज ही सेंट हिज आर्मी टू असिस्ट अमेरिकन्स इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब इससे क्या हुआ, इकोनॉमी टोटली क्रम्बल हो गई. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने अपनी आर्मी किस ईयर में भेजी थी, देखिए 1781. He sent army to North America to assist Americans in their war of independence. Just because of that, फ्रेंच इकोनॉमी टोटली कोलैप्स हो गई. अब फ्रेंच इकोनॉमी जब टोटली कोलैप्स हो गई तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए. सबसे देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आज जैसी कंडीशंस तो थी नहीं कि वहां पे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेस, बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की जाती हो, जो कि इकोनॉमी के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. नहीं, राजा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था रेवेन्यू. अब इन्होंने क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज करने की बात की. किसने, लुइस 16th ने. तो वैसे ही क्रॉप फेलियर एज वेल एज फमेन एंड बैड हार्वेस्ट, इस वजह से लोगों के पास पे करने के लिए कुछ नहीं था. बट फिर भी पीपल वर रेडी टू पे. बट पीपल सेड टू लुइस 16, दिस विल नॉट हैपन इन दिस वे. जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होगा. आपको हमारी डिमांड्स पूरी करनी होंगी, आपको हमारी डिमांड्स पूरी करनी होगी. तो ही आस्क्ड देम व्हाट आर योर डिमांड्स. तो इन्होंने क्या कहा, देखिए हिस्ट्री कहां से रिलेट करती है. तो लोगों ने कहा, वी वांट गवर्नमेंट, वी वांट सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वी वांट सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. अब इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की. अब ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या थे, इन्होंने डिमांड किया, वी वांट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी वांट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट like Britain. अब देखिए अमेजिंग चीज है, इन्होंने क्या कहा लुइस 16 से कि हमें गवर्नमेंट कैसी चाहिए, जैसी गवर्नमेंट ब्रिटेन में है. अब ब्रिटेन में कैसी गवर्नमेंट थी, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. 1688 में पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर सीज कर ली थी. तो अब मोनार्की के पास पावर्स कैसी थी, नॉमिनल, जस्ट लाइक द पावर्स ऑफ आवर प्रेसिडेंट. जैसे कि आज हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के पास पावर है. प्रेसिडेंट के पास पावर कैसी है, नॉमिनल पावर. कुछ पावर्स है इनके पास, ज्यादा पावर्स नहीं है. तो जस्ट लाइक दैट ब्रिटेन में भी यही हुआ था, मोनार्की के पास रियल पावर्स नहीं थे. रियल पावर किसके पास थी, पार्लियामेंट के पास. तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, हमें तो ऐसा सिस्टम चाहिए जैसा कि सिस्टम ब्रिटेन में है. तो स्ट्रेट अवे यहां पे इसने डिनाई कर दिया. किसने डिनाई कर दिया, लुइस 16th ने, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा. क्योंकि वो जानता था कि ऐसा अगर हुआ, अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, अगर मैं एग्री हो जाता हूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पे अप्लाई कर दी जाए तो मेरी पावर चली जाएगी. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने क्या किया, स्ट्रेट अवे लोगों को मना कर दिया दैट कि मैं ऐसा नहीं करूंगा. सो ही टर्न्ड टूवर्ड्स, देखिए आई विल टेल यू अ न्यू वर्ड, आपको इस बारे में नहीं पता होगा. दोज हु आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स उनको जरूर पता होगा, बाकियों को नहीं पता होगा. सो ही टर्न टूवर्ड्स लैंटोबिल. He turned towards Lantau-Bill. So, what was Lantau-Bill? So, Lantau-Bill क्या था, ग्रुप ऑफ एरिस्टोक्रेट्स
comprised clergy and nobles. So ये लैंटो बिल्स की तरफ जाते हैं। इन्होंने लैंटो बिल्स से कहा कि मुझे सपोर्ट करे कौन? लुइस 16। अब जो लैंटो बिल था वो क्लर्जी और नोबल्स का ग्रुप था। अब लैंटो बिल्स ने भी स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया। लैंटो बिल्स ने भी स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया। देन इनके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर एंड हिज एडवाइजर, आई हैव told his name, I have foretold you his name, yesterday I have told you his name, Turgot, but his full name was Annie Turgot। वैसे इनके नेम में 4 डिफरेंट वर्ड्स हैं। सो एनी टर्गॉट was his name। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके, एज वेल एज हिज एडवाइजर। तो इन्होंने इनको एडवाइस दिया कि सर प्लीज, सबसे पहले देखिए लोगों में अनरेस्ट है, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन है। अब लोगों का डिससेटिस्फैक्शन अगर आप दूर करना चाहते हैं तो डू वन थिंग, सबसे मेजर स्टेप आपका पहला क्या होना चाहिए? आपको एरिस्टोक्रेसी पे टैक्सेस इंपोज करने चाहिए। आपको एरिस्टोक्रेसी पे टैक्सेस इंपोज करना चाहिए, जिससे कि थर्ड एस्टेट जो कि 95% है टोटल पॉपुलेशन का, वो आपके फेवर में आएगा। उनमें ट्रस्ट बढ़ेगा आपके प्रति कि हाँ, हमारा जो रूलर है वो सिर्फ हमसे ही नहीं, एरिस्टोक्रेसी से भी टैक्स लेता है, तो इट विल प्रोवाइड इक्वालिटी इन द सोसाइटी। सेकेंड, इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात की। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स करें जिससे कि लोगों के पास लाइवलीहुड के मीन्स इंक्रीज हो, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट यहां पे हो। सो इससे क्या होता? सोशल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म से अगेन लोगों में सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता, उनका ट्रस्ट इंक्रीज होता। किसके ऊपर? किंग के ऊपर। एंड लास्ट पॉइंट जो इन्होंने टर्गॉट ने मेंशन किया था कि जो रॉयल क्लास है, जो किंग की क्लास है या जो एंटायर फैमिली है, उनके जो एक्सपेंडिचर है उनको रिड्यूस किया जाए। पर्टिकुलरली किसका एक्सपेंडिचर? इनकी वाइफ मैरी एंटोइनेटी, और यू कैन से मैरी आंतोनेट, इनके एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस किया जाए। अब रादर देन रिवॉर्डिंग हिम, इन्होंने इनको किक आउट कर दिया। किसको? एनी टर्गॉट को इन्होंने किक आउट कर दिया कि मूव आउटसाइड, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा किसी भी तरह का एडवाइस, गो आउट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने फिर सोचा कि मैं फोर्स यूज करूं। अब इन्होंने फोर्स यूज करने की सोची तो, बट दिस वाज हिज अगेन अ मेजर मिस्टेक। इन्होंने क्या किया? फ्रेंच आर्मी को कॉल किया कि आओ। फ्रेंच आर्मी गैदर होना स्टार्ट हो गई। कहां स्टार्ट हो गई? पेरिस में। एंड पीपल वर सीइंग दीज चेंजेस, लोग इन चेंजेस को देख रहे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, दिस वोंट वर्क। लोगों ने भी पीपल्स मिलिशिया फॉर्म किया। एंड यू नो द इंसिडेंट, बास्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन का जो इंसिडेंट मैंने डिस्कस किया था, उसकी डेट क्या है? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। सो अब देखिए, इस बीच में बहुत सारे मेजर चेंजेस हो चुके थे, काफी बदलाव आ चुके थे। एंड इसके बाद यहाँ पे 14 जुलाई 1789 को जो बास्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन का जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद जो गवर्नमेंट थी, जो लुई 16 थे, वो एग्री हो गए, ठीक है चलिए, आई एम रेडी टू वर्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और आई एम रेडी टू वर्क अंडर नेशनल असेंबली। सो
the main event, the immediate event of French Revolution was the fall of Bastille. Bastille, I would say. It happened on 14 July 1789. So, fall of Bastille. Let me write this. So, people stood against manners. I'll tell you what is manner, but इससे पहले हम देखते हैं 14 जुलाई 1789 का इंसिडेंट, जो कि फॉल ऑफ बास्टाइल हमने देखा कि 300 men and women they moved towards this fortress prison, and when they reached over there, they killed all the guards and guard commander, and they released 7 prisoners. There were only 7 prisoners. 7 ही कैदी थे वहां, इन्होंने उनको रिहा करवाया एंड इन्होंने उस पूरी बिल्डिंग को कोलैप्स कर दिया. बट उसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं. पीपल स्टूड अगेंस्ट मैनर्स. देखिए, हमने इससे पहले 7,000 मेन एंड वुमेन की मिलिशिया की बात की थी. मिलिशिया. सो यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल्स आर्मी, यू कैन से. ये जो ग्रुप फॉर्म हुआ था 7,000 मेन एंड वुमेन, दे वर अगेंस्ट मैनर्स. मैनर्स क्या होता है? व्हाट इज मैनर? मैनर के बारे में डिस्कस करेंगे हम. मैनर वो लैंड हुआ करता था जिसमें एक किसी भी लैंड ओनर, किसी भी नोबल, किसी भी आर्मी ऑफिसर का घर हुआ करता था. यू कैन से मैंशन एज वेल एज उनकी फार्मिंग लैंड. तो एक ऐसा एरिया जो फार्मिंग लैंड से घिरा हुआ हो और उसके सेंटर में उसका मैंशन हो, उसका बंगला हो, यू कैन से. तो पीपल वर अगेंस्ट मैनर्स ऑल्सो. अब लोग मैनर्स के अगेंस्ट हो गए. तो ये लोग कौन थे? ये लोग थे पीपल्स मिलिशिया के. अब ये जो पीपल्स मिलिशिया थी, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? इसको सपोर्ट कर रहा था नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली. सो ये नेशनल असेंबली क्या थी आपको पता है. आपने 20 जून 1789 के इंसिडेंट को देखा, जब इन्होंने 5 मई 1789 इन्होंने एस्टेट जनरल्स की मीटिंग को कॉल किया. एस्टेट जनरल की मीटिंग को कॉल करने के बाद वहां पे देखा, जब ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं हुई, तो इन्होंने उस हॉल के गेट पे ताला लगा दिया, लोगों को अंदर एंटर करने नहीं दिया. इन्होंने कहा कि न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं हुई. तो ये लोग कहां गए? ये इंडोर टेनिस कोर्ट इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, वहां पे ये गैदर हुए एब साइस एंड मिरेबू के साथ. एब साइस एंड मिरेबू ये दोनों ही लीडर थे. देखिए, एब साइस एंड मिरेबू ये 2 स्पेशल लीडर्स थे. इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्या रीजन है इनके बारे में बताने के लिए? एक्चुअली एब साइस जो थे वो क्लर्जी के थे. ही वॉज अ प्रीस्ट. एब साइस कौन थे? प्रीस्ट थे. एज वेल एज मिरेबू वॉज अ पर्सन फ्रॉम नोबिलिटी. ये नोबिलिटी के थे. तो एक पर्सन जो क्लर्जी का है, एक पर्सन जो नोबिलिटी का है, वो लीड कर रहा था किनको? थर्ड एस्टेट को. यानी कि वो चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो. सो नेशनल असेंबली किसको सपोर्ट कर रही थी? पीपल्स मिलिशिया. पीपल्स मिलिशिया किस चीज को प्रोफेस कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे? जो लोग खड़े हो रहे थे मैनर्स के अगेंस्ट, नोबल्स के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट. क्लियर है सर यहाँ पे? अब हम मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. यू कैन सी हियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पेरिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. व्हाट इट इज? ये है क्या सर? एक्चुअली जब ये पीपल्स मिलिशिया फॉर्म हुई, तो उस टाइम पे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना, लोगों का ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ था, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, दैट वाज पेरिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन का एक यू कैन से पिलर था. हम कहते हैं नींव. तो आज जो मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन की नींव यहां रखी गई थी पेरिस म्युनिसिपल
कॉर्पोरेशन, आप जानते हैं म्युनिसिपैलिटी क्या होती है, सभी शहरों में, हर एक इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपैलिटी ये मिलेगी। सो पेरिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गार्ड। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन थी। क्यों? आई टेल यू। कुछ चीजें थोड़ा सा वी नीड टू गो बैक टू दैट पीरियड जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। 1781 के पीरियड में हम वापस जाएंगे। किस पीरियड में? 1781। क्यों? इससे रिलेटेड है, मैं बताता हूं। 1781 तो एक बार और हम याद करके देखें कि 1781 में क्या हुआ था। 1781 में लुइस 16 ने फ्रेंच आर्मीज को डिप्लॉय किया था। कहां? नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट पे। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। किसको सपोर्ट करने के लिए? अमेरिकन को। किस चीज में? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। सो 1781 के बाद दैट वाज द पीरियड जब इकोनॉमिक स्लंप स्टार्ट हुआ। कहां पे? फ्रांस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789। सो 1781 से 1789 के बीच में दिस इज द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल का गैप है। इस 8 साल के गैप में जो फ्रेंच सोल्जर्स थे इनको सैलरी नहीं मिली। थिंक अबाउट इट, 8 साल तक सैलरी नहीं मिलना। आप किसी के प्रति कितने दिन लॉयल हो सकते हैं? बिकॉज यू हैव फैमिली, यू हैव योर सोशल ऑब्लिगेशंस। आपके सोशल ऑब्लिगेशन है तो आप क्या करोगे? क्या आप अपनी फैमिली को भूखा मरने के लिए छोड़ सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो जो लोग आर्मी सोल्जर्स, देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पीपल्स मिलिशिया, देखिए हमने पीपल्स मिलिशिया क्या है? 7,000 men and women gathered against फ्रेंच फोर्सेस। जब इन्होंने 14 जुलाई 1789 अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसा आपकी बुक में गिवन भी है कि जो ये ट्रूप्स गैदर हुए थे पेरिस के सेंटर में, उसके अगेंस्ट जो पीपल का ग्रुप जो गैदर हुआ था 7,000 men and women, दैट वाज पीपल्स मिलिशिया। अब ये आर्मी सोल्जर्स कौन? आर्मी सोल्जर्स वो आर्मी सोल्जर्स जिनको लास्ट 8 ईयर से, मतलब इसके बीच का जो गैप है ये 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स। अब लास्ट 8 ईयर से इनको सैलरी नहीं मिल रही थी। लास्ट 8 ईयर से इनको सैलरी नहीं मिल रही थी। सो इन्होंने अपने आप को ज्वाइन किया किसके साथ? पीपल्स मिलिशिया। देखिए नेशनल असेंबली ने इनको यू कैन से परसुएड किया कि हाँ आप प्लीज लोगों के साथ जुड़ जाएं, बिकॉज यहां पे इनकॉम्पिटेंसी दिख रही थी फ्रेंच स्टेट की, फ्रेंच गवर्नमेंट की, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट इनको पे नहीं कर पा रहे थे। एज वेल एज अब ये आर्मी सोल्जर्स, थिंक अबाउट इट, आप एक बार बेसिकली सोच के देखो पहले व्हाट आई एम टेलिंग यू। आर्मी सोल्जर्स हैं कौन? बेसिकली दे वर फार्मर्स। जब वो वॉर्स में एंगेज नहीं होते तो वो क्या करते थे? वो फार्मिंग करते थे। तो बेसिकली ये लोग कौन थे? ये वहां के नेटिव फार्मर्स थे, पीजेंट्री क्लास, यानी कि ये थर्ड एस्टेट को बिलोंग करते थे। तो इन लोगों को भी पे करना पड़ रहा था टैक्सेस। सो दैट्स व्हाई दे वेंट अगेंस्ट। ये किसके अगेंस्ट चले गए? लुइस 16 के। तो पीपल्स मिलिशिया आई वुड से एंड आर्मी सोल्जर्स, इनसे मिलके क्या फॉर्म होता है सर? नेशनल गार्ड्स। नेशनल गार्ड्स who stood against Louis XVI and they held National Assembly against Louis XVI in French Revolution. नेशनल गार्ड्स ने नेशनल असेंबली की पूरी मदद की। ये हर तरह से जितने भी मूवमेंट होते उन मूवमेंट्स में हेल्प करते। किसकी? नेशनल असेंबली की। अब 1789 के बाद जो रेवोल्यूशन हो और जो उसके बाद फर्दर चेंजेस हुए, उन चेंजेस में भी पूरी हेल्प की नेशनल गार्ड्स ने नेशनल असेंबली की।
एंड मैंने आपको एक वर्ड और बताया था, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली देखिए मैं ऑलरेडी बता दिया, बट क्या होता है फ्लो में चीजें रह जाती हैं एंड वीडियो में क्लास नहीं है तो स्टूडेंट इस बात को पिन पॉइंट भी नहीं कर पाते कि सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, आपने बोला था कि आप एक्सप्लेन करेंगे बट नहीं किया। तो लेट मी टेल यू जनरल असेंबली क्या थी, बुक में ऐसा गिवन नहीं है। जनरल असेंबली थी एस्टेट जनरल्स की असेंबली, जिसमें फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी के लोग थे, जिसमें नोबिलिटी के लोग थे, एज वेल एज जिसमें थर्ड एस्टेट के लोग थे। जनरल असेंबली ही नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हुई। जनरल असेंबली नेशनल असेंबली में कैसे कन्वर्ट हुई, देखिए फर्स्ट एस्टेट के 300 मेंबर थे, सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर थे ऑन दैट मीटिंग विच वाज हेल्ड ऑन 5 मई 1789। बाकी रिमेनिंग मेंबर 600 मेंबर किसके थे, थर्ड एस्टेट के। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड आपकी बुक में एक और चीज गिवन है कि लोगों ने अपनी ग्रीवियंसेस, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उनके दुख थे, उन्होंने उन सारी चीजों को पहुंचाया नेशनल असेंबली, आई वुड से एस्टेट जनरल्स की मीटिंग तक, जिससे कि लोगों को यह पता चले, उन लोगों को जो पेडेस्टल पे, जो हाई स्टेप पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि नीचे क्या चल रहा है, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने 40,000 लेटर्स में अपनी ग्रीवियंसेस को मेंशन किया था। कौन, थर्ड एस्टेट के लोग। सो जनरल असेंबली जो थी, जनरल असेंबली ही बाद में नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हुई, और नेशनल असेंबली 1789 के बाद नेशनल असेंबली के हर स्टेप में उनको हेल्प किसने किया, नेशनल गार्ड्स ने। नेशनल गार्ड्स कैसे फॉर्म हुए, पीपल्स मिलिशिया प्लस आर्मी सोल्जर्स, दोज हु स्टूड अगेंस्ट लुइस 16। क्लियर है नाउ। सो जैसे कि लास्ट टाइम आपने बोर्ड पे देखा था, मैंने तो अभी रब कर दिया। देयर वर 4 पॉइंट्स, जिनमें से 3 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था। दिस वाज द लास्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट which I haven't discussed. So I'm going to discuss here it now. 4th अगस्त डेक्लेरेशन। ये 4th अगस्त डेक्लेरेशन क्या था, जब नेशनल असेंबली पावर में आई तो नेशनल असेंबली ने 4th अगस्त को एक डेक्लेरेशन की। ये डेक्लेरेशन किसके अंडर हुई, अंडर अंडर कॉम्टे डे मिराबो। अब ये कॉम्टे डे मिराबो कौन थे, ऑलरेडी आपको याद होगा, जब 20 जून 1789 नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी अंडर इंडो टेनिस कोर्ट इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, तो कॉम्टे डे मिराबो 8 साइज के साथ इन्होंने लीड किया था नेशनल असेंबली को। सो यहां पे भी मिराबो ने, कॉम्टे डे मिराबो ने जितने भी नोबल्स थे, जितने भी क्लर्जी ग्रुप के लोग थे, उनसे कहा जस्ट गिव अप ऑल योर टाइटल्स, अपने सारे टाइटल्स गिव अप करें ऑन वॉलंटरी बेसिस, एज वेल एज गिव अप ऑल द प्रिविलेजेस यू हैव। तो जितने भी इनके पास प्रिविलेजेस थे और जितने भी इनके पास टाइटल्स थे, उनको गिव अप कर दिया सारे नोबल्स ने और क्लर्जी ग्रुप ने ऑन वॉलंटरी बेसिस। क्लियर नाउ। नेक्स्ट वन, नेशनल असेंबली ने इनसे जो लैंड्स इनके पास थी, जो लैंड चर्च को गिफ्ट में, जो लैंड नोबल्स को गिफ्ट में दी गई थी, वो सारी लैंड इनसे कॉन्फिस्केट कर दी गई, इनसे इनके पोजेशंस ले लिए गए, वो पोजेशंस जो इनको गिफ्टेड थे। ऐसा नहीं कि इनसे सारे पोजेशंस ले लिए गए थे, वो पोजेशंस जो गिफ्टेड थे, जो प्रिविलेजेस के थ्रू इनको मिले थे, वो पोजेशंस ले लिए गए। एंड इन पोजेशंस को लेने से जो नेशनल असेंबली ने वेल्थ एक्वायर की, वो वेल्थ कितनी थी, 2 बिलियन लिवर, या यू कैन से 2 बिलियन लिवरे। दैट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 बिलियन लिवरे की वेल्थ इन्होंने एक्वायर की। सो अब ये 4th अगस्त डेक्लेरेशन जो हुआ, इसके बाद नेशनल असेंबली का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइम
मोटिव, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। नेशनल असेंबली का प्राइम ऑब्जेक्टिव, यहां पे इसके आगे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नेशनल असेंबली का मेन ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना था। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने से पहले देखिए एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ जो चीजें बुक में लिखी हैं अगर मैं वही बता दूं तो व्हाट इज द फ्रूटफुलनेस ऑफ दिस वीडियो, दिस काइंड ऑफ टीचिंग, क्या मतलब है इसका। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन अगर अब बन रहा था तो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इससे पहले लुइस 16 जो मोनार्की के हेड थे वो अपने अकॉर्डिंग रूल किया करते थे, ऐसा आपको लगता होगा, इट इज नॉट राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन से पहले रिलीजन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, रिलीजन। क्योंकि कुछ भी लुइस 16 या फ्रेंच मोनार्की कुछ भी करती थी उसमें वो एडवाइस लेती थी पोप की, उसमें वो एडवाइस लेती थी कार्डिनल की, मींस चर्च की। सो आई वुड से सबसे पावरफुल कौन था, मोनार्की? नो, सबसे पावरफुल था चर्च। सो फ्रांस में ऑल ऑफ सडन यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई। 2000 ईयर अगर आप देखें यहां से पहले चले जाए तो 2000 ईयर्स यहां पे किसने रूल किया, मोनार्की ने। मोनार्क्स ने रूल किया फॉर 2000 ईयर्स एंड ऑल ऑफ सडन अगर यहां पे रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो जाती तो ये अनएक्सेप्टेबल होता फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी को ये अनएक्सेप्टेबल होता क्योंकि लोगों में पहले फियर था, चर्च का फियर था, एंड चर्च ने लोगों में ये बात अच्छे से डाल दी थी दैट दीज किंग्स, दिस रूलिंग क्लास इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है ये जो रूलिंग क्लास है, ये जो मोनार्क है, ये गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है एंड वी वर फियरफुल ऑफ गॉड। आप पहले भी देख सकते हैं, अब मॉडर्न डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमें मतलब यू कैन से हमें गॉड एंड ऑल, हम इन चीजों में काफी डिफरेंशिएट करने लगे। बट पहले लोगों के मन में बहुत डर था, गॉड है एंड ऑल दैट, तो इसका फियर दिखा के लोगों को ये बताया जाता था कि ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऑल ऑफ सडन जो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एलिमिनेट करना एंड एक न्यू ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना ये काफी डेंजरस होता। इसीलिए यहां पे रादर देन एस्टैब्लिशिंग रिपब्लिक और यू कैन से डेमोक्रेसी ओवर देयर, यहां पे नेशनल असेंबली ने क्या फॉर्म किया, नेशनल असेंबली ने यहां पे फॉर्म किया यहां पे नेशनल असेंबली ने फॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए बुक में भी गिवन है, फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट आपने वहां पे क्वेश्चन रेज नहीं किया, आपने अपने मन में ये बात पूछी नहीं अपने आप से कि एब्सोल्यूट मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों बनी, एब्सोल्यूट मोनार्क से रिपब्लिक भी तो बन सकती थी, एब्सोल्यूट मोनार्क से डेमोक्रेसी भी तो एस्टैब्लिश हो सकती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों नहीं बनी? दिस इज द आंसर, यह है इसका आंसर। क्योंकि ये सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल होता बिकॉज पीपल वर फियरफुल ऑफ गॉड्स, फियरफुल ऑफ चर्च, एंड चर्च ने ऐसी बातें प्रोफेस की थी, लोगों में ऐसी बातें स्प्रेड की थी, प्रोपगेट की थी कि मोनार्की जो रूलिंग क्लास है ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। एंड आर यू एबल टू, आर यू विलिंग टू गो अगेंस्ट गॉड, जा सकते हो क्या आप? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं सोचता था। क्लियर? सो अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की बात थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन कौन फॉर्म करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म भी तो करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने वाली यूनिट, जैसे कि देखिए इट इज नॉट अबाउट कि हम सिर्फ बार बार हम सिर्फ
फ्रांस के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में आपका 3rd चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आप पढ़ेंगे हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेट मी राइट द नेम, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करती, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन यूनिट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, फर्स्ट मीटिंग। देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, जब मैं उन चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करूंगा, देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इन बेटर मैनर। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जिन चीजों से हम फेमिलियर होते हैं उनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होती है। सो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इनिशियली फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंडिया में हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946। एंड हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 389 मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट ड्यू टू पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, 90 members went to Pakistan. 90 members went to Pakistan as their constituent assembly, उनकी constituent assembly के फॉर्म में। एंड इंडिया में 299 members थे। तो वैसे ही यहाँ पे जो constituent assembly थी वो फॉर्म करती कॉन्स्टिट्यूशन को। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में मेंबर्स कितने थे? नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस 745। आपकी बुक में गिवन है, बट इन पिक्चर वैसे गिवन नहीं है, पिक्चर में गिवन है, आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है कि ये जस्ट एग्जांपल है, बट इट इज नॉट राइट। देयर वर 745 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। इन पार्लियामेंट के मेंबर्स को कौन चूज करता? एक्टिव सिटीजन। एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में भी गिवन है। एक्टिव सिटीजन वो थे जो इन मेंबर्स को चूज कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन होते कौन थे? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, इसको डिफाइन करना चाहे, एक्टिव सिटीजन्स वो लोग हुआ करते थे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की ब्रैकेट में, जो 3 days वेज ऑफ अ लेबर के इक्वल, 3 days वेज ऑफ अ लेबर, एक मजदूर 3 दिन में जो वेजेस अटेन करता था फ्रांस में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बराबर जो कोई भी टैक्स पे करता था वो एक्टिव सिटीजन होता। वो इनको चूज करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी रखता था, यू कैन से, उसके पास ये स्पेशल पावर होती थी एक्टिव सिटीजन की। और जो हाईएस्ट ब्रैकेट में आता था टैक्स पेयर्स की, जैसे कि बिजनेसमैन एंड ऑल, ये जा सकते थे पार्लियामेंट में। इज दैट क्लियर? सो आई वुड लाइक टू स्टॉप माई वीडियो हियर। आई विल मीट यू टुमारो। हैव अ नाइस डे फॉर द डे। थैंक यू।